नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएमपीएस के अंदर सप्लाई जो प्रॉपर किस तरह काम करती है। वो किसी भी कंपनी की पीसीबी हो जिसमें भी एसएमपीएस लगा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं एयर कंडीशनर में इस्तेमाल करी हुई पीसीबी हो, ये पीसीबी किसी भी प्रोडक्ट में लगी हुई मिल सकती है। तो आज हम इसको थोड़ा डीपली समझेंगे। तो कुछ बच्चे जो मेरे पास सीखने आते हैं तो उन्होंने कहा था सर ऐसी कोई वीडियो बनाइए कि जिससे कि एसएमपीएस में कुछ बाकी ना बचे। तो आज मैं उसी पे बात करूँगा और आज हम उस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्लस उसके बारे में सब कुछ समझेंगे भी। जैसे आपके सामने मैंने ये डायग्राम बनाया है ये एसएमपीएस सप्लाई का। तो जब एसएमपीएस सप्लाई में जब हमारे पास 300 प्लस डीसी वोल्टेज बन जाती है, आगे का सर्किट मैंने नहीं बताया क्योंकि डायोड लगाने होते हैं, वीडीआर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगते हैं। क्योंकि आगे एक्चुअली क्या है, हम आज स्विचिंग आईसी और पीसी 817 और आपका टीएल 431। तो आज हम इन डीपली समझेंगे कि आईसी कैसे स्टार्ट होती है और किस तरह ये काम करती है। तो दोस्तों जब 300 प्लस वोल्टेज हमारे पास मिल जाते हैं तो हमारे इन वोल्टेजों को ही स्विच किया जाता है। तो 300 प्लस इधर आते हैं और ये हमारा जो आईसी लगी हुई है तो ये ऑसिलेटर आईसी होती है और ये 80 AP 8022 है। तो ये किस तरह स्विचिंग कराती है, क्योंकि यदि आउटपुट वोल्टेज की हम बात करें तो शुरुआती दौर में आउटपुट वोल्टेज जब आएगी तभी ये स्विचिंग होगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसको टेम्परेरी वोल्टेज देके इसको स्विचिंग कराई जाती है और वो स्विचिंग करने के लिए ये वाला जो कैपेसिटर मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके बनाया है ये कैपेसिटर करता है। ये कैसे करता है इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे ही आप इस पीसीबी को किसी को भी हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो आईसी है इसके अंदर से यहाँ से करंट इस कैपेसिटर के पास आ जाता है और ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है। ये कैपेसिटर लगभग 6 वोल्ट से लेके और 11 वोल्ट के बीच तक चार्ज होता है और एक बार चार्ज होने के बाद ये आईसी को ये वोल्टेज मिल जाते हैं और ये हमारी आईसी स्टार्ट हो जाती है। जब आईसी स्टार्ट होती है तो फिर हमारे वोल्टेज बनते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जो लोग पीसीबी का काम करते हैं तो उन्हें पता है कि जब कोई सप्लाई हमें मिलनी होती है डीटी के बाद तो उसमें डायोड और प्लस एक कैपेसिटर ऐड करना पड़ता है, तभी हमें वो सप्लाई मिलती है। तो यहाँ हम देखेंगे तो हमें 4 तरह की सप्लाई मिल रही है, 3.3 वोल्टेज प्लस 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो दोस्तों इसमें कंपनियां ज़्यादातर अपने कम से कम वोल्टेज को लेती हैं और फिर इसको रेगुलेट करके फिर आगे हम स्विचिंग कराते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि जब हमारा एक वोल्टेज को हम लेते हैं तो ये हमारी जो डिवाइडर आईसी 2 डिवाइडर रेजिस्टेंस लगाई हुई है। तो ये डिवाइडर रेजिस्टेंस जो है 560 ओम हो सकती है, ये 523 के हो सकती है और 560 ओम लगेगी तो यहाँ 1.5 के लगेगी। यदि 523 के लगेगी तो यहाँ पे 24 के लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक ऑफसेट बनाना होता है और ये ऑफसेट 2.5 वोल्ट का होता है। तो आप जब भी ग्राउंड से इस वोल्टेज को चेक करोगे तो ये 2.2 या 2.5 वोल्ट तक मिलेगा। सेम वोल्टेज आपको इस ग्राउंड से 2.5 वोल्टेज भी इस वाले पॉइंट पे मिलेगा, जो कि हमारे 2 नंबर पिन पे ये जाएगा। तो जैसे मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि ये जो काम करता है ये एससीआर की तरह करता है। तो ये जिनर डायोड की तरह बना हुआ है, इसका एक एनोड होता है और ये कैथोड होता है। ये ग्राउंड जो हो रहा है ये इसका एनोड है और जो हमारा टीएल 431 पे जाता है ये कैथोड है और ये वाली जो है हमारी रेफरेंस पिन है। यदि दोस्तों ये पिन से जो वोल्टेज जा रहे हैं और ये वोल्टेज डिस्टर्ब हुए या कोई सी रेजिस्टेंस इसमें ख़राब हुई तो आउटपुट वोल्टेज आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी जो इसकी स्विचिंग कराने के लिए जो यहाँ से फीडबैक जाता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये आईसी ये प्रॉपर नहीं समझ पाएगी कि कितने वोल्टेज को देने हैं। तो आप इसको समझ गए, ये वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस से होती है और इस रेजिस्टेंस से वोल्टेज आपके बढ़ेंगे। ऐसे ही टीएल 431 के अंदर जो भी यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, यदि ओपन होता है तो जब ये ओपन होगा तो जब ये होगा तो इससे जो वोल्टेज हैं ये सारी डबल के लगभग हो जाएंगी। ये आज हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। और यदि ये शॉर्ट होता है
यदि ये तीनों तरीके से ये तीनों पिनें शॉर्ट हो जाती हैं तो फिर आउटपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं मिल पाएगी। तो 2.5 वोल्ट का ऑफसेट जब हमारा 2 नंबर पिन पे जाता है तो फिर हम एक इससे रेजिस्टेंस लगा के एक हम यहाँ पे 1 नंबर पिन पे इस पे ले लेते हैं। दोस्तों यदि ऑटो कपलर जो है ओपन होता है तो फिर भी ये वोल्टेज आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि बहुत से पूछते हैं कि फॉल्ट या आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसकी प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि वोल्टेज आपकी सारी सेकेंडरी की बढ़ रही हैं तो लगभग इसका जो सेकेंडरी वाला सेक्शन है इसी में आपका रेगुलेटर सेक्शन में दिक्कत आती है, उसी की वजह से सारी वोल्टेजें बढ़ती हैं। तो आगे हम चलते हैं कि इस ट्रांजिस्टर के जो इसके अंदर फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो इसके होने से क्या होगा। तो इसके शॉर्ट होने से तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये वोल्टेजें नहीं बन पाएंगी प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये ओपन टाइप ख़राब हुआ। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट या तो शॉर्ट हुआ होगा और या फिर वो ओपन टाइप ख़राब हुआ होगा कैपेसिटर को छोड़ के। तो जब ये ओपन टाइप ख़राब होगा तो ये भी वोल्टेज आपकी बढ़ जाएंगी। तो ये भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपका ये कैपेसिटर ख़राब हुआ और ये कैपेसिटर ख़राब होने से आपकी वोल्टेज इधर नहीं बन पाएगी, जब नहीं बन पाएगी तो क्या होगा कि ये आपका कैपेसिटर आपको बदलना होगा और ये कैपेसिटर बदलने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से एक डायोड लगाता है, रिवर्स बैक के लिए लगाया जाता है कि जब आईसी जब इसको स्टार्ट करती है तो कोई नेगेटिव वोल्टेज यहाँ नहीं रहे, इसीलिए यहाँ से इस रिवर्स डायोड के थ्रू माइनस वोल्टेज इधर ग्राउंड हो जाता है। तो जिससे कि आईसी पे कोई दिक्कत ना हो, तो वो वोल्टेज जो इससे डिस्चार्ज होकर इधर चले जाएं, फिर खाली सिग्नल पे काम होता रहे। तो जब सिग्नल आएंगे तो यहाँ वोल्टेज मिल जाएंगे और वोल्टेज मिलने के बाद फिर इधर वापसी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव पे काम करेगा। तो दोस्तों अब हम इसको समझते हैं कि हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर क्यों लगाया है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम यहाँ से वोल्टेज देते हैं और जब इसको हम ग्राउंड कराते हैं तो ग्राउंड हमारी हमेशा इन पिनों से हम इस सेक्शन को कराते हैं। तो जब ये ग्राउंड होता है तो ये एक बार वापसी जो प्लस वोल्टेज आते हैं तो वो बार फिर आईसी पे पहुंच जाते हैं। तो इन्हीं वोल्टेज को रोकने के लिए कि आईसी को बचाया जा सके और हमारी ये जो कॉइल लगी हुई है इसको बचाने के लिए इस प्लस वोल्ट को एक डायोड के द्वारा प्लस वोल्ट को एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा के इसको हम दोबारा इसी लाइन में पहुंचा देते हैं। तो ये रिवर्स बैक डायोड सिस्टम होता है। तो ये इसमें 3 ही पार्ट लगते हैं, एक डायोड, एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पार्ट लगे हुए हैं और यदि ये नहीं होंगे तो हमारा डीटी ख़राब हो सकता है और हमारी स्विचिंग आईसी ख़राब हो सकती है। सदा चेते करदा किसे होर ते ना मरे तेरे ते ही मरदा। तो दोस्तों जैसे अब मैंने ये चालू कर दिया और आप देख सकते हो 3.4 वोल्टेज यानी 3.3 वोल्ट के लगभग हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो फॉल्ट बनेंगे इस सेकेंडरी के वोल्टेज कैसे हमारे अप या डाउन होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस मीटर को बंद करूँगा इसके वोल्टेज के लिए। तो मैंने ये बंद कर दिया है। तो मैं देखो अब वोल्टेज घटने लगे हैं, तो अब 0 वोल्टेज हो गया है। अब मैं इसकी सबसे पहले ये वाली रेजिस्टेंस ओपन करूँगा। तो इस रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस रिमूव कर दिया। जैसे आप देख सकते हो ये हटी हुई है रेजिस्टेंस अब। तो अब हम देखेंगे वोल्टेज में क्या फ़र्क आ रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज हमारे 3.9 यानी कि आपकी 4 वोल्ट के लगभग वोल्टेज हो गई है। तो यदि ये वोल्टेज इंक्रीज हुई है तो हमारी सारी आउटपुट की वोल्टेजें भी बड़ी होंगी। तो हम एक एनालॉग मीटर से भी हम देख सकते हैं। तो मैं इसको वोल्टेज पर लगाता हूँ।
तो थोड़ा आपके पास कर देता हूँ। तो एनालॉग मीटर मैं यूज करता हूँ, तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। तो मैं इस वोल्टेज को देखूँगा, तो आप देख सकते हो ये वोल्टेज आपके बढ़ चुके हैं और हमारे जो वोल्टेज ये वाले हैं करीबन 20 वोल्ट के लगभग हैं, मगर ये 24 वोल्ट के करीब हो गए, तो ये वोल्ट भी बढ़ गए हैं। तो दोस्तों अब आप जैसे देख रहे हो कि ये वोल्टेज करीबन 5 साढ़े 5 वोल्ट तक पहुंच गया है। मैं दोबारा आपको और दिखा देता हूं। तो ये वोल्टेज आप देखोगे तो ये वोल्टेज आपके जो हैं मीटर ये वाला थोड़ा सा चेंज हुआ है, 1 मिनट। तो आप वोल्टेज देख सकते हो, ये जो वोल्टेज हमारे जो 3.5 वोल्टेज है वो करीबन 4.5 वोल्टेज के करीब आ रहा है और फ्लैक्सीवेट भी हो रही है सुई, जैसे आप देख रहे हो फ्लैक्सीवेट भी हो रही है। ये वोल्टेज फ्लैक्सीवेट हो रहे हैं, तो आप सुई को देख सकते हो फ्लैक्सीवेट हो रही है और ये वोल्टेज यहाँ भी फ्लैक्सीवेट हो रहे हैं। तो यदि वोल्टेज हमारे सारे रेगुलेट जो बाहर के वोल्टेज हैं सारे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी वोल्टेजों में, तो दूसरे वोल्टेज भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये वोल्टेज भी फ्लैक्सीवेट हो रहे हैं और ये वाले वोल्टेज भी फ्लैक्सीवेट हो रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि सारे वोल्टेज फ्लैक्सीवेट हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी ये रेजिस्टेंस है ये इसको रेगुलेट करके भेजती है। तो दोस्तों मैं ये रेजिस्टेंस इसमें दोबारा लगा देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस मैं इसमें दोबारा सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस जो इधर लगती है ये वोल्टेज रेगुलेटर रेजिस्टेंस होती है और ये डिवाइडर के लिए बनाई जाती हैं दोनों रेजिस्टेंस, कि हम इस पर TL 431 पे हमारे जो वोल्टेज हैं वो 2.5 वोल्टेज का ऑफसेट हमें जो मिल जाए उसके लिए करा जाता है, जिससे कि हमारा TL 431 प्रॉपर तरीके से काम करे। तो दोस्तों दोबारा हम देखते हैं कि हमारी जो 3.3 वोल्टेज हैं वो प्रॉपर बन रही हैं नहीं बन रही हैं। तो मैं दोबारा इसको लगा के ऑन करता हूं और मैं बोर्ड को उल्टा कर देता हूं, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों जो मैं प्रैक्टिकल करता हूं ये मैं अपने अनुभव से करता हूं और आप लोग भी कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो 3.4 वोल्ट हमारे दोबारा मिल गए, यानी कि हमारे वोल्टेज प्रॉपर मिल गए। अब दोस्तों मैं ये वाली रेजिस्टेंस रिमूव करूँगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों मैं अभी बंद कर रहा हूँ, अभी मीटर भी बंद हो जाएगा। तो मैं ये वाली रेजिस्टेंस भी रिमूव करता हूँ। तो मैं ये वाली रेजिस्टेंस जो हमारी ग्राउंड हो रही है, अब इस रेजिस्टेंस को रिमूव करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा पास में दिखाता हूँ कि ये रेजिस्टेंस भी मैंने रिमूव कर दिया। तो ये वाली रेजिस्टेंस है। तो अब हम देखना चाहेंगे कि इसमें वोल्टेज में क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो दोस्तों मैं अब इसको ऑन करता हूं और मैं अपना मीटर भी ऑन कर लेता हूं। तो जैसे आप वोल्टेज देख रहे हो दोस्तों, अब ये वोल्टेज घटेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वोल्टेज जो है ये रेगुलेट कर रहे हैं और ये रेजिस्टेंस हमारी यहाँ ना लगने की वजह से यहाँ वोल्टेज हमारे कम हो गए। और हम एनालॉग मीटर से भी इस वोल्टेज को देखेंगे कि हमारा एनालॉग मीटर मैं 10 की रेंज में लगा रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ से ग्राउंड ले लिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये 3 वोल्ट के लगभग बन रहा है। तो और वोल्ट भी इसके घट गए होंगे, तो मैं और वोल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ये वोल्टेज हमारे जो हैं 25 के लगभग वोल्टेज आते हैं और ये वोल्टेज हमारे 22 के लगभग हैं। तो सारे आउटपुट वोल्टेज आपके घट गए।
दोस्तों मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि आपके यदि कोई फॉल्ट आ रहा है, वोल्टेज घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाए कि कौन जिम्मेदार है, कि हमारा सेकेंडरी सर्किट ज़िम्मेदार है या स्विचिंग सेक्शन ज़िम्मेदार है। तो जो रेगुलेट किए जाते हैं वोल्टेज, वो हमारे ज़्यादातर TL 431 के पास किए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको फॉल्ट कर करके बता रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो अब वोल्टेज 3 वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा उस रेजिस्टेंस को लगा देता हूँ। तो मैं अब रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। तो ये रेजिस्टेंस दोस्तों, ये दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि कंपनी कोई से भी वोल्टेज ले सकती है, 3 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट भी ले सकती है। तो उसमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमें इस TL 431 पे जो ऑफसेट बनाना होता है, वो ऑफसेट हमारा 3.5 वोल्टेज का बनना चाहिए, 2.5 वोल्ट का बनना चाहिए। सॉरी, मैंने 3.3 वोल्ट बोल दिया है, तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए जो थोड़ा पावर सप्लाई को डीपली समझना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर ने और मेरे स्टूडेंट ने बोला है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों हम अब अपने वोल्टेज देख लेते हैं कि हमारे वोल्टेज प्रॉपर हैं या नहीं है। तो अब हम अपनी तो हमने सप्लाई अब ऑन कर दी है, तो हमारे पास 3.4 वोल्टेज बन चुके हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, तो हमारे पास वही 3.3 वोल्ट के लगभग हमें मिल चुके हैं। दोस्तों अभी हमने देखा कि इस रेजिस्टेंस के चेंज होने से वोल्टेज बढ़े, इस रेजिस्टेंस के ख़राब होने से वोल्टेज घटे। तो अब दोस्तों आगे हम समझेंगे इस रेजिस्टेंस के बारे में। तो मैं वोल्टेज ये बंद कर दिया है, सप्लाई मैंने बंद कर दी है। अब ये वोल्टेज ड्रॉप होते चले जाएंगे, क्योंकि कुछ वोल्टेज कैपेसिटर में होते हैं तो एक साथ वोल्टेज ज़ीरो नहीं होता है। तो अब मैं ये वाली रेजिस्टेंस को अब रिमूव करूँगा जो 220 ओम की है। तो हम इससे भी समझेंगे कि ये इसका कार्य क्या है और इससे इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों मैंने ये रेजिस्टेंस हटा दी है, तो आप ये देख सकते हो, मैं आपको पास में दिखा देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस मैंने रिमूव कर दी है। तो दोस्तों अब हमें देखना चाहते हैं कि अब वोल्टेज में क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो डिफरेंसेस के लिए अब हम इसे मैं ऑन करता हूँ, तो हम देखते हैं कि क्या वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हो कि जो वोल्टेज है हमारे पास, ये वोल्टेज दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो गए। तो मैंने इसको बंद कर दिया है, क्योंकि स्विचिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और PCB के अंदर से धुआं भी निकलने लगा था। तो इसीलिए हमने दोबारा उसको ऑन करके देखा है, तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो जैसे अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो 200 के लगभग वोल्टेज बोल गए। तो क्या है कि वोल्टेज इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो दोस्तों मैं ये रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। तो दोस्तों इधर कभी कभी इस रेजिस्टेंस की वजह से सारा रेगुलेटर सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो इस रेजिस्टेंस का ओके होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस रेजिस्टेंस को लगा देता हूँ। तो सारे वोल्टेज आपके लो हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हमने जो देखा है TL 431, जब भी हम इसको शॉर्ट करते हैं तो वोल्टेज हमारे सभी बढ़ भी जाएंगे और फ्लैक्चुएट करेंगे। तो मैं इन दोनों पिनों को शॉर्ट कर रहा हूँ, यानी कि एनोड प्लस रेफरेंस। तो जो रेफरेंस वोल्टेज आ रहे हैं और प्लस हमारे जो एनोड के साथ हैं, तो इन्हें जब हम शॉर्ट करते हैं तो वोल्टेज हमारी फ्लैक्चुएट होती है। तो हमारा 2 वोल्ट तक चला जाता है और 4 साढ़े 4 वोल्ट तक हमारे ड्रॉपिंग होती रहती है। और दोस्तों ये वोल्टेज हमारे सभी हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने एक वोल्टेज 3.3 के साथ मैंने इसको अटैच किया हुआ है। तो इसके साथ सारे वोल्टेज आपके सभी ये ड्रॉप होंगे और आगे फ्लैक्चुएट रहेंगे। दोस्तों अभी हमने देखा कि यदि हमारी एनोड से लेके और रेफरेंस पिन की तरफ से TL 431 शॉर्ट होता है,
तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो हमारे इंक्रीज़ होंगे, अप होंगे, डाउन होंगे, अप होंगे, डाउन होंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा एनोड से कैथोड जब शॉर्ट होगा तो क्या दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, जब भी हम एनोड से कैथोड को शॉर्ट करेंगे या शॉर्ट और वो अपने आप हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगी। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट के लगभग हो गई है। तो दोस्तों, यदि इस तरीके से आपका ये TL431 कभी भी आउटपुट वोल्टेज आपकी 1 वोल्ट के लगभग आ रही है 3.3 या सभी कम आ रही हैं, तो आप TL431 की ये वाली साइड शॉर्ट हो सकती है या ये वाली रेजिस्टेंस ख़राब हो सकती है। तो आज मैं सारे फॉल्ट करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए कि यदि हमारी इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और किस वजह से हमारी आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस आएंगे। तो दोस्तों, अब मैं इसको ओपन टाइप में देखना चाहेंगे कि ओपन यदि हो जाता है किसी वजह से कि ओपन हो गया है तो क्या फॉल्ट आएगा। तो मैं TL431 को निकाल दूंगा तो ये वोल्टेज बंद हो जाएंगे। तो मैं TL431 को निकाल रहा हूँ। निकालने का पर्पज़ दोस्तों मेरा ये है कि यदि हमारा TL431 जो है वो ओपन टाइप ख़राब होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पार्ट है तो ये शॉर्ट भी हो सकता है और ओपन टाइप होके भी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यदि आपको फ़ायदा दे रही है और आपको मेरी वीडियो का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में आप कुछ भी लिख दे सकते हैं, जिससे यदि मेरे अंदर कुछ मुझे भी देखो मैं भी सीख रहा हूँ, ज़िंदगी भर इंसान काम सीखता है। तो उन भाइयों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो वो SMPS सप्लाई में बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्ट लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने TL431 जैसे आप देख रहे हो मैंने निकाल दिया है। तो यदि ये ट्रांजिस्टर यानी कि TL431 हम ट्रांजिस्टर नहीं कह सकते, तो जब TL431 ख़राब हो जाता है और दोनों पिनें ओपन हो जाएंगी तो हमारी आउटपुट में क्या रिएक्शन आएगा। तो दोस्तों, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो पहले मैं अपना मीटर ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि आपकी 1 वोल्टेज यानी ना के बराबर ही वोल्टेज मिल रही है। यदि आपका वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रही है और 1 वोल्टेज आ रही है और वो वोल्ट भी तकरीबन ना के बराबर ही आ रही है, तो आप देख रहे हो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये 1 यानी कि सारी वोल्टेज है जो हमारी 24 वोल्ट होगी वो हमारी करीबन 15 वोल्ट हो जाएगी, और जो 12 वोल्ट है वो 6 या 4 के करीब रह जाएगी, और 3 वाली वोल्टेज ऑलरेडी हमारी 1.5-1.25 वोल्ट के करीब रह गई है। यदि आपकी वोल्टेज कम होती है आउटपुट की तो TL431 प्लस ये रेजिस्टेंस ज़रूर चेक कर लें, इसी का फॉल्ट आएगा। और यदि आपके वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो ये वाली रेजिस्टेंस और ये दोनों जिम्मेदार हैं। अब हम PC 817 पे चलेंगे। उससे पहले मैं अपना TL431 लगा देता हूँ। तो TL431 को मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने TL431 लगा दिया है, मैं सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। तो जैसे आप वो सप्लाई देख सकते हो 3.4 वोल्टेज हमारी बन गई है। तो अब हम PC 817 की बात करेंगे कि हमारे फॉल्ट यहाँ तक हो गए। यदि PC 817 और हमारा जो LED डायोड शॉर्ट होता है तो आउटपुट में क्या फ़र्क आता है। तो मैं चिमटी से ही शॉर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैं जब इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो शॉर्ट करने पे क्या हो रहा है, वोल्टेज फ्लैक्सीवेट हो रही है और ये सभी वोल्टेज में फ्लैक्सीवेट होंगी। तो आप देख सकते हो लाइट हमारी वोल्टेज जो है वो फ्लैक्सीवेट हो रही है और वो 3, 3.5, 3, 3.5, 4 वोल्टेज ऐसे फ्लैक्सीवेट हो रही है। तो यदि वोल्टेज हमारी फ्लैक्सीवेट होती है तो PC 817 आपका ख़राब हो सकता है। लेकिन यदि ओपन टाइप होता है तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो उसके बाद निकालने के बाद हम इसको देखेंगे कि कौन सा फॉल्ट बनता है। तो दोस्तों, ये PC 817 मैंने बाहर निकाल दिया है। तो थोड़ा सा टाँका एक टांग थोड़ी रुक गई है इसकी, तो मैं निकाल देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो PC 817 बिल्कुल अलग हो गया है, दोनों टांगें उठ गई हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा यदि PC 817
ख़राब होने के बाद ओपन हो जाता है तो क्या रिएक्ट करता है। तो जैसे आप वोल्टेज देख रहे हो दोस्तों, ये फ्लैक्सीवेट वोल्टेज हो रही हैं और 4, 4.5, 4.5, 4, 4.5 वोल्टेज है, फ्लैक्सीवेट हो रही है। यानी दोस्तों यदि PC 817 ओपन हो जाता है तो वोल्टेजें बढ़ेंगी आपकी और फ्लैक्सीवेट भी होंगी। तो दोस्तों यदि आपकी इसके अंदर कभी यदि आपका शॉर्ट होता है PC 817 या आपका ओपन हो जाता है तो आपका वोल्टेज फ्लैक्सीवेट होंगी और वो सारी वोल्टेज ही होंगी। तो मैंने जो 3.3 के साथ अटैच मीटर कर रखा है, इस वजह से ही आपको ये लग रहा है। तो अब हम दोस्तों इस PC 817 को लगा देते हैं। तो दोस्तों मैंने PC 817 कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों मैंने PC 817 कनेक्ट कर दिया है और मेरे वोल्टेज भी 3.4 बन चुके हैं, जो मेरी 3.3 वोल्टेज है। तो दोस्तों हमने देखा कि यदि हमारे वोल्ट फ्लैक्सीवेट हो रहे हैं तो उसके लिए ज़िम्मेदार हमारा TL 431 की जो LED डायोड की साइड है, ये ज़िम्मेदार होगी। तो ये वाली और PCB में ये लगी हुई है। तो ये शॉर्ट होगा या ओपन होगा तो वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ फ्लैक्सीवेट भी होंगे। दोस्तों हम PC 817 की जो इसकी प्राइमरी यानी कि 3 और 4 नंबर पिन है, अब हम इसको देखते हैं कि यदि ये शॉर्ट होता है तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों मैं इसको शॉर्ट करता हूँ अपनी इस चिमटी के द्वारा। तो दोस्तों जैसे मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। यदि हमारा PC 817 हमारा फोटो ट्रांजिस्टर की तरफ से शॉर्ट होगा तो वोल्टेज हमारे क्या होंगे, हमारे ड्रॉप होंगे। तो आपने ये देखा कि किस वजह से कौन से फॉल्ट बन रहे हैं। तो आउटपुट के सारे फॉल्ट हमारे रेगुलेटर सिस्टम से ही बनेंगे, जो कि रेगुलेट हमारा TL 431 करता है और हमारा जो इसको बताता है वो हमारा ये PC 817 बताता है। दोस्तों मैं अब PC 817 सेकेंडरी साइड से ओपन करता हूँ। तो हम ओपन का हम फॉल्ट देखेंगे कि ओपन से कौन सा फॉल्ट बनता है। तो दोस्तों आप इसको नोट्स भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इस वीडियो को स्टोर भी कर सकते हो और आप डाउनलोड भी कर लें कि कभी भी कोई भी वोल्टेज आपको लगता है कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो से भी देख सकते हो कि किस वजह से कौन सा फॉल्ट बन रहा है। तो दोस्तों मैंने PC 817 को बाहर निकाल दिया है, इस वाली साइड को जो हमारी 3 नंबर और 4 नंबर है। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा फॉल्ट बनता है PCB के अंदर। तो मैं कनेक्शन लगा देता हूँ और ऑन कर देता हूँ। तो अभी 0 वोल्टेज है। अब मैं जिसको ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो कि इसमें वोल्टेज फ्लैक्सीवेट हो रहे हैं। तो दोस्तों जब भी हमारा TL 431 ख़राब होगा या ओपन होगा, चाहे वो प्राइमरी साइड हो चाहे सेकेंडरी साइड हो, आपका क्या है वोल्टेज फ्लैक्सीवेट होगी और हमारी जो स्विचिंग IC है वो डिस्टर्ब होकर वोल्टेज बनाएगी। तो समझ गए दोस्तों। तो अब मैं इसको लगा देता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज फ्लैक्सीवेट हो रहे हैं तो आगे के वोल्टेज भी फ्लैक्सीवेट हो रहे होंगे। तो इससे यदि वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज हुए तो हमारा कैपेसिटर फट सकता है। तो मैं PC 817 भी लगा देता हूँ। यानी दोस्तों PC 817 जब भी हमारा ख़राब होगा, इसकी वजह से हमारे वोल्टेज क्या होगा, फ्लैक्सीवेट होंगे और बढ़ेंगे और घटेंगे। तो दोस्तों PC 817 मेरा अब लग गया है। अब मैंने इसकी 3 नंबर और 4 नंबर भी कनेक्ट कर दिए। अब बात करेंगे हम जो इसमें ये वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर और ये डायोड। तो सबसे पहले हम अपनी वोल्टेज देख लेते हैं कि हमारी प्रॉपर वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है।
तो 3.3 वोल्टेज हमारी प्रॉपर बन रही है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो डायोड लगा हुआ है, जो हमारी इस वाली वाइंडिंग में लगा हुआ है, ये अलग से दूसरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगी हुई है, इस पर डायोड है। तो इसकी वजह से वोल्टेज में क्या फ़र्क आता है, तो मैं इसको यहाँ से शॉर्ट कराता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो कि जब शॉर्ट कराते हैं तो वोल्टेज ड्रॉपिंग की तरफ चले जाएंगे, यानी ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि वोल्टेज ड्रॉपिंग की तरफ जा रहे हैं और ये 0 वोल्टेज की करीब हो जाएंगे, आईसी शट डाउन हो जाएगी। तो कभी भी ये आपको इस तरह के वोल्टेज मिलने लगे कि वोल्टेज ना के बराबर आ रहे हैं 1 वोल्ट से भी नीचे वोल्टेज आधा वोल्ट आ रहा है, तो यदि आपका डायोड शॉर्ट है। तो दोस्तों अब हम इस डायोड को ओपन करके देखेंगे कि ओपन से क्या है फॉल्ट इसका बनता है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने इसका डायोड निकाल दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ वोल्टेज नहीं बन रही है, क्योंकि ये वोल्टेज क्या है आईसी इस दर की तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी दोबारा मैं आपको तार से इधर से लगा के दोबारा दिखाता हूँ, तो अब ये वोल्टेज बन रहे हैं। यानी कि जो वोल्टेज है इस डायोड से, वोल्टेज का सिर्फ क्या है रोल है कि जब ये आईसी इसको चार्ज कर देती है, तो जब हमारे यहाँ नेगेटिव वोल्टेज आते हैं तो वो हमारे इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के द्वारा ग्राउंड हो जाएं। तो यदि ओपन हो गया है डायोड तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यदि ये शॉर्ट हुआ तो ये कैपेसिटर के सारे वोल्टेज डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि ये ग्राउंड से जा रहा है। तो जब ये डायोड ख़राब होगा तो ये यहाँ वोल्टेज नहीं बनने देगा और इस आईसी को स्टार्ट नहीं होने देगा। यदि आपकी स्विचिंग आईसी काम नहीं कर रही है तो आपको इसमें जो पार्ट देखने हैं सिर्फ 2 तरीके के पार्ट हैं। एक ये मेन कैपेसिटर देखना है और एक ये डायोड देखना है, प्लस ये आईसी हमारी शॉर्टिंग तो नहीं है। जैसे अभी मैं आपको 1-2 अभी दिखाऊंगा कि शॉर्टिंग कैसी होती है। तो अभी हम फॉल्ट से क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास फॉल्ट आ रहा है जो, यदि ये डायोड ओपन हुआ तो क्या होगा कि जब आईसी को ये वोल्टेज, इसको यहाँ से कुछ वोल्टेज होके कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा, इस आईसी को स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जब आईसी स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे ये वोल्टेज जनरेट होंगे और वोल्टेज यहाँ रेगुलेट होके हम पीसी 870 के द्वारा फीडबैक लेके हम फिर इन वोल्ट से हम इस आईसी को स्विचिंग कराएंगे। समझ गए दोस्तों कि सबसे पहले हमारी आईसी जो है इन वोल्टेज से क्या होगा, एक कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा और इसी चार्जिंग वोल्ट से हमारी इस आईसी को ऑन कराया जाएगा, और ऑन कराने के बाद ही आपका ये वोल्टेज जो है रेगुलेट वोल्टेज को यहाँ से हमें करा के और पीसी 870 के द्वारा हम इसको स्विचिंग कराएंगे। तो दोस्तों इस डायोड के शॉर्ट होने से ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे और ग्राउंड हो जाएंगे। यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डायोड जब हम शॉर्ट करेंगे तो ये प्लस वोल्टेज इधर जाके यहाँ ग्राउंड हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे कि इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने से क्या होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो 3.3 वोल्टेज आ रहा है और मैं इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको शॉर्ट कराया तो वो वोल्टेज भी शट डाउन की तरफ जा रहे हैं। जैसे दोस्तों ये शट डाउन हो रहा था, क्योंकि इसने भी इसको ड्रॉप करा रहा था और ये भी प्लस नेगेटिव टू नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपका नेगेटिव वोल्टेज इस आईसी के अंदर जाएगा जो कि आईसी को शट डाउन करा देगा। तो मैं देखो आप 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं और इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर रहा हूँ तो शट डाउन की तरफ ये चले जाएंगे। अभी 1 वोल्ट, आधा वोल्ट यानी मिली वोल्ट, और अब 0 वोल्ट तक ये चला जाएगा तो आईसी शट डाउन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो वोल्टेज हमारे 0 की तरफ जा रहे हैं। तो करीबन कुछ ही देर में 0 हो जाएगा और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो वोल्टेज दोबारा आ जाएगा। तो दोस्तों यदि वोल्टेज आपका 0 हो रहा है तो आप ये डायोड चेक करें, आप ये वाला कैपेसिटर चेक करें, प्लस ये आईसी चेक करें। वोल्टेज आपके घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो आपने ये रेजिस्टेंस चेक करनी है TL431। TL400 2.5 वोल्ट का ऑफसेट होता है, तो मैं आपको ये चेक भी कराऊंगा।
तो दोस्तों अब मैं इसको ओपन करता हूँ। यदि कैपेसिटर जब ओपन हो जाता है यानी कि ये ख़राब हो जाता है, तब इसमें क्या फ़ॉल्ट आएगा। तो हमने शॉर्टिंग का तो फ़ॉल्ट देख लिया। कैपेसिटर में दोस्तों 3 तरह के फ़ॉल्ट आते हैं, या तो कैपेसिटर ओपन होगा और या कैपेसिटर हमारा शॉर्ट होगा, लेकिन कैपेसिटर वीक भी हो जाता है। तो जब कैपेसिटर वीक होता है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फ़ॉल्ट यही करता है। तो ये मैंने कैपेसिटर बाहर निकाल दिया है, तो आप देख सकते हो ये कैपेसिटर बाहर आ गया है। तो अब मैं इसको वोल्टेज देखना चाहूँगा कि क्या फ़र्क आता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अब वोल्टेज नहीं बन रहे, ना के बराबर बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो आईसी ने कुछ वोल्टेज करंट जो दिया तो वो स्टोर नहीं हुआ है। तो स्टोर नहीं होने की वजह से ये वोल्टेज नहीं बने। कैपेसिटर शॉर्ट होगा तब भी आपके वोल्टेज नहीं बनेंगे, और यदि आपका कैपेसिटर ओपन टाइप भी ख़राब होगा तब भी आपके वोल्टेज नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया कि कैपेसिटर का रोल। तो हम अब कैपेसिटर लगा देते हैं। तो दोस्तों अब मैंने कैपेसिटर लगा दिया और आप देख सकते हो वोल्टेज प्रॉपर बन गए। तो वोल्टेज आप समझ गए कि किस वजह से क्या दिक्कत आती है। और मैं ये रेजिस्टेंस जो है इसको भी मैं शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ फ़र्क क्या पड़ता है। तो ये वाली रेजिस्टेंस मैं यहाँ से शॉर्ट कराता हूँ, तो क्या ऑफसेट की तरफ वोल्टेज थोड़े से ड्रॉपिंग हो रहे हैं, क्योंकि यदि एक बार ये मैं ऑफ़ कर दूंगा। तो दोस्तों अब मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ओपन करके देखूंगा। तो ये वाली रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 4K7 रेजिस्टेंस है।